हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी नाम का एक चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अपना वर्क होता है, जो अपनी एनर्जी होती है, वो इंटरकनेक्टेड होती है। यानी कि अगर कहीं पे एनर्जी स्टोर है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वर्क डन हुआ होगा उस सिस्टम पे, और वही वर्क डन उसके अंदर एनर्जी बन के सेव हुआ होगा। ठीक है। या फिर अगर एनर्जी है सिस्टम के पास, एनर्जी है बॉडी के पास, ऑब्वियस सी बात है कि वो वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि वर्क डन एनर्जी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो चूंकि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और उसको जानने के पहले हमें फोर्स और फोर्स के साथ साथ एनर्जी, और ये हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में जानना हमें जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में रिलेशन होता क्या? अब जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे हमने बोला कि ये अर्थ की सरफेस है, ये ग्राउंड है, और अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। यहां पे ऑब्जेक्ट का मास लेटर सपोज हमने मान लिया स्मॉल है, ठीक। अब इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहा है? तो एक तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg, जो कि इसका खुद का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। साथ ही साथ ग्राउंड इस पे इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगी। चलो, चूंकि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है मास बॉल, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी हमने ऊपर की तरफ क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। ठीक है। हम आपसे पूछे कि इसको h हाइट ऊपर लेके जाना है, तो बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पे कोई वॉल है और ये h हाइट की वॉल है, लेट अस सपोज दिस वन इज द वॉल, और इसे h हाइट ऊपर लेके जाना है। ये जो हाइट गिवन है, जो हमने h मान लिया, इसको यहां से ऊपर ले जाके यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहली बात कि इस पे एक्सटर्नल एजेंट को एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब वो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे कंडीशन है कि हम इसे यहां से उठा के यहां पे रख दें h हाइट ऊंचाई पे, लेकिन इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना है। इसको हम स्लोली लेके जाएंगे यहां से। तो आप बोलोगे इस केस में हमें एक्सटर्नल फोर्स ऊपर कितना लगाना पड़ेगा? आप बोलोगे ये हमारा बॉल है, ये बॉल, इसका चूंकि वेट mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल एजेंट को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा F, और इस फोर्स की वैल्यू कम से कम mg के बराबर होनी चाहिए। अगर फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो गई तो हम इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर लेके जा सकते हैं स्लोली। अगर mg से ज्यादा हो गया ये फोर्स, उस केस में तो फिर ये एक्सेलरेट कर जाएगा ना, और हम चाहते नहीं है। तो फोर्स की वैल्यू होगी mg, डिस्प्लेसमेंट कितने का करना है, h, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे सिंपल वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमें डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ h का करना है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट आपका h हो गया। तो फोर्स की वैल्यू mg और डिस्प्लेसमेंट आपका h। तो ये आपका हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो इसको h हाइट ऊपर ले जाने में किया गया। अब ये जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव हो जाएगा। ठीक है। तो ये बॉल यहाँ पे थी, ये बॉल यहाँ पे आ गई। चूंकि ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम रेफरेंस मानते हैं, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये हो गया 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh के बराबर। पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास पहले से नहीं थी। ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? तो जो भी एक्सटर्नल वर्क डन हुआ इस बॉल के ऊपर h हाइट तक ले जाने में, वही इसके अंदर एनर्जी बन के सेव हो गया। तो हम सिंपल सा बस ये कहना चाहते हैं कि जो वर्क होता है, जो वर्क आपका एनर्जी में चेंज हो सकता है, और एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई वर्क डन होगा ही होगा। ठीक है। तो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। तो यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोर्सेस के टाइप्स के बारे में, जिसमें आपने कंजर्वेटिव फोर्स ये शब्द आपने सुना होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन कभी भी एनर्जी के लॉस नहीं होता।
ऐसा नहीं कि हमने कुछ वर्क डन किया कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से और मान लो कि 25 जूल का वर्क डन किया तो वो 25 जूल का वर्क डन वो लॉस हो गया एनर्जी के फॉर्म में, नहीं। वो टोटल वर्क डन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी वर्क डन हुआ इसको h हाइट ऊपर तक ले जाने में वो कितना वर्क डन था, वर्क डन आया mgh के बराबर, और ये टोटल वर्क डन इसके अंदर बन गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्स है, हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो F बराबर mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। mg मतलब वेट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होगा वो ना तो पाथ डिपेंडेंट होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसको वर्टिकली ऐसे ऊपर लेके जाएं या फिर किसी और रास्ते से लेके जाएं, जो भी वर्क डन होता है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉरी हम रिलेशन की चूंकि बात कर रहे हैं, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कोरिस्पॉन्डिंग एक फील्ड डिफाइन होती है जिसके कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। जैसे आपका कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जांपल अगर आप देखें तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप 12th में जाएंगे वहां पे जानेंगे कि ये भी आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो हमने मान लिया, लेट अस सपोज वी आर हैविंग, एक हमारे पास ऐसे कोई कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है जी, आपका क्या है, दिस इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में बेसिकली हम चलो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर लें, ग्रेविटेशन फील्ड हमारा कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि कंजर्वेटिव फील्ड में हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुई। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके बराबर है, mgh के बराबर है, यानी हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने मान लिया कि इस फील्ड में दो पॉइंट्स हमने ले लिए, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, दिस वन इज अ पॉइंट ए, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने मान लिया पॉइंट बी। इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमने मान लिया यू ए, और पॉइंट बी की जो पोटेंशियल एनर्जी हमने उसको क्या मान लिया, यू बी मान लिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि पॉइंट अलग अलग है तो डिफरेंट पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में। तो ये जो भी आपका कंजर्वेटिव फील्ड है इसमें पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी यू है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी यू बी हमने मान लिया, कोई तो बड़ा होगा। चलो हमने मान लिया कि ये जो यू ए की वैल्यू है ये जो बड़ी है वो यू बी से बड़ी है। चलो यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट कि जो हमारा यू ए है वो ग्रेटर देन क्या है, यू बी है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे ही हमने देखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए पॉइंट, इसको मान लीजिए ए, इस पॉइंट को आप मान लीजिए पॉइंट बी मान लीजिए। अब पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि ग्राउंड पे हमने मान लिया तो यू ए की वैल्यू 0, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने देखा यहाँ पे कितना आ गया है, mgh के बराबर आ गया है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब हम आपसे बोलेंगे अच्छा बताओ यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, या फिर कह सकते हैं ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये आपका हो गया mg। हम आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स एक्ट होता है। ठीक है, अब देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना mg, और ऊपर आपका हायर पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आपका लोअर पोटेंशियल एनर्जी है, और ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ भी जो भी आपका यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड हमने ले रखा है, इस कंजर्वेटिव फील्ड में होगा क्या, सॉरी इस कंजर्वेटिव फील्ड में अगर यहाँ पे कोई भी हमें मान लो कि लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट रख भी दिया तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो आप बोलोगे यार कि वो फोर्स जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स लगेगा। और अब भी हमने देखा कि जो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, ठीक है ना, आप यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स
वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी इन द सिस्टम। ठीक है, ये लॉस नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम घसीट रहे हैं, सरका रहे हैं, तो सरकाने पे एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम उसको स्लाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाता है जिस सरफेस पर हम उसको सरका रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो भी वर्क डन करेगा वो क्या करेगा, वो एनर्जी लॉस करा देगा सिस्टम से। ठीक है, तो यहां पे अब ये कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हो, हमने माना कि डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, किसकी वजह से, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले से सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है और आपने डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया, तो इतना ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का और इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब कि मान लो कि सिस्टम के पास 10 जूल की पहले से एनर्जी है और आपने 5 जूल का वर्क कर दिया, यानी कि जो 10 जूल पहले पोटेंशियल एनर्जी उसके पास थी और आपने 5 जूल का वर्क कर दिया ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल और बढ़ जाएगी। यानी अब कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15 हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस ये किसके बराबर होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, अब चूंकि आप ध्यान देंगे यहां पे, तो चूंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम तो है नहीं, अब यहां से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब ये पोजीशन का फंक्शन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन क्यों नहीं, छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कर लें। छोटा सा वर्क डन हम पहले कैलकुलेट कर रहे, तो हमारे पॉइंट ए हुआ करता था, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। ये कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर के दोनों पॉइंट्स हैं, ये आपका हो गया यू ए, ये आपका हो गया यू बी। और यहां पे हमने मान लिया कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले वर्क डन निकाल लो, ये आपका हो गया एफ, और हमने मान लिया कि डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ, तो वो इसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हुआ। ठीक है ना, ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, अब ये कह सकते हैं कि वर्क डन डी डब्ल्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ डॉट डी एक्स के बराबर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एफ भी आपका दाहिने तरफ है, आपका डी एक्स भी दाहिने तरफ है। इस केस में आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, अब बोलोगे ये हो जाएगा एफ डी एक्स। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन, इतने बीच का है ये। अच्छा एक बात बताओ, ये जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ये पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी को घटाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये कह सकते हैं कि हम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हैं ना, सॉरी, अब ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती है। अभी पीछे हमने देखा तो था, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुआ करती है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है ना। अब ये कह सकते हैं कि ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हमने मान लिया एज ए रेफरेंस। यहाँ पे ये अगर h हाइट की बात हो रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मान लिया, mgh मान लिया। ठीक है, तो आप बोलोगे यार कि ये तो हायर पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो हायर से क्या है, लोअर की तरफ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आप बोलोगे ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एफ डी एक्स जो होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस डी यू। हम डी यू क्यों लिख रहे हैं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ने एफ डी एक्स के बराबर वर्क डन किया। चेंज को हमने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और जब डिक्रीज करेगी तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यहां से आप इसको ये कर सकते हैं, डीएक्स को नीचे कर लो तो ये आपका हो जाएगा डी यू
ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहां पे लगा दो, ये इज इक्वल्स टू हो गया एफ, ठीक है ना। यानी ओवरऑल आपको एक रिलेशन मिल गया एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स। तो ये जो भी रिलेशन है, ये रिलेशन किसके किसके बीच है, तो आप बोलोगे यार कि ये जो रिलेशन है आपका, ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको वेक्टर फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में आपका हो जाएगा ये फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा आई कैप, आप लिख लीजिए, दिस विल बी बेटर, ठीक है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही वेरिएशंस की बात करें तो उस केस में यहां पे आप क्या लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा आई कैप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में कोई रिलेशन गिवन है या फिर कोई ग्राफ गिवन है अगर, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का जो नेगेटिव होता है, दैट विल गिव द फोर्स, जो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें हम आगे देखते हैं कि जैसे मान लिया ऐसे रैंडमली हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो सॉरी, जी हमने मान लिया u, यहां पे हमने मान लिया x, और चलो हमने मान लिया ग्राफ कुछ जो है वो ऐसा है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन u एंड x। तो इसमें किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप का नेगेटिव जो होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा अमाउंट ऑफ फोर्स को आपको देगा। एक्चुअली हमें बात करनी है बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तो इक्विलिब्रियम की जब बात करनी है तो ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी है। आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। चलिए इक्विलिब्रियम, अभी तक तो हमने जाना कि जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, हम किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे कब बोलेंगे, तब जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो और उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जो हो वो भी जीरो हो। अब दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो आपका होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर इक्विलिब्रियम अगर आप चाहते हैं कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे तो ऐसा तब होगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो तो आपकी कांस्टेंट होगी। और ऐसा सीन है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम कैसा है, वो आपका इक्विलिब्रियम पे है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, चलो हमने मान लिया कि कोई ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, लेट अस सपोज दिस वन इज द ब्लॉक। ये आपका ब्लॉक है, m मास का है। इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में हमने मान लिया कि 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चलो मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और शुरू में ये जो ब्लॉक था आपका वो था रेस्ट पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ब्लॉक ये रेस्ट पे है, दाहिने तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, बाएं तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया। आप बोलोगे यार कि जो लगने वाला नेट फोर्स है ना वो तो आ गया 0 न्यूटन। ऑब्वियस सी बात है, 10 ये वेक्टोरली आप ऐड करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 है, फोर्स कुछ लगा ही नहीं, तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, आप बोलोगे नहीं, फिर तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। यानी कि अगर सिस्टम रुका है तो रुका रहेगा, अगर ये मूव कर रहा था तो ये मूव ही करेगा। यहाँ पे तो रुका है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि चलो मान लिया कि सीन कुछ ऐसा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है,
ये इस केस में ब्लॉक जो है रुका नहीं है, जबकि हमने मान लिया लेट अस सपोज कि 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सारी की सारी चीजें वही हैं। अब भी इधर आप लगा दो 10 न्यूटन का फोर्स, मान लो लग रहा है इस पे इधर कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हम आपसे बोले कि बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगा। ये जो था ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बारे में बात करें तो आप बोलोगे यार कि नेट फोर्स तो जहां भी आप देखोगे वेक्टोरियली आप ऐड करेंगे तो 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन ये, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, यानी कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था ना तो इट विल मूव विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम आपका रेस्ट पे होगा, नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, नेट फोर्स 0 होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। कई बच्चों को ये लगता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम रेस्ट पे होगा, नहीं। तो यहां पे चूंकि ये चीजें, ये सिस्टम जो था वो रेस्ट पे था। अगर पहले वाली बात करें, इसकी हम बात करें, ये रेस्ट पे था, तो जो फर्स्ट केस है ये वाला केस, ये आपका कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको आप नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सेकंड वाले केस में चूंकि सिस्टम मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्यों है कि नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलेंगे, ये आपका कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब ये होता है। अगर हम देखें तो आप बोलोगे यार कि इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक चीज तो हमें मेन समझ में आई कि फोर्स जो है वो 0 है। तो अगर फोर्स 0 है, F बराबर 0 है, अगर इसका मतलब कि आप ये कह सकते हो कि F बराबर, तो अभी हमने पढ़ा कि माइनस du बाई क्या होता है, dx होता है, ये 0 होगा। इसका मतलब तो यही 0 होगा ना, माइनस du बाई dx बराबर 0 कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि du ओवर dx जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि अगर किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है तो वहां पे जो स्लोप होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के कर्व का, आप ये कह सकते हैं इसको, ये क्या चीज है, सो दिस इज स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये पोजीशन, इसका जो कर्व है इसके स्लोप की बात कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0। अब इक्विलिब्रियम में भी कई टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा नेक्स्ट हम उसको देख लें, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग ये सब चीजें नहीं, जितना हमें यूज करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में उतना हम जानेंगे, ठीक है। और बाकी अपने वर्क पर एनर्जी में इसको पढ़ रखा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, जिसमें पहला आपका आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब होता है सिस्टम, तो जैसे मान लिया हमने कि ये आपने कोई लाइन मान ली और हमने मान लिया कि यहां पे कोई ये बॉल है, ये बॉल है कोई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ये मान लेते हैं कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, भाई हमें तो पता कर रहा है ना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है क्या, तो चलो मान लो कि ये पोजीशन जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको हमने दाहिने तरफ डिस्प्लेस किया, लेट अस सपोज हमने x अमाउंट का इसमें डिस्प्लेसमेंट किया। अगर दाहिने हमने x इसको डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस हो गया, और उस फोर्स ने क्या किया, जहां ये पहले था इस बॉल को वो पहले जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे पहले था इसकी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हमने प्लस x के तरफ हमने इसको डिस्प्लेस किया है ना, इस बॉल को, और जो इस पे फोर्स लगा ये माइनस की तरफ लग गया, यानी कि नेगेटिव। अब ने देखा कि फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हमने किया है दाहिने, और फोर्स इस पे किधर लग गया, बाएं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जब छोड़ेंगे यहाँ पे तो फिर से यहाँ पे आएगा जहां पे पहले था जी, इसको हम O मान लें। और अगर हमने इसको बाएं डिस्प्लेस किया, लेफ्ट, यानी कि हमने इसको किधर डिस्प्लेस किया, x माइनस मतलब नेगेटिव x की तरफ डिस्प्लेस किया। इस केस में हमने देखा इसमें जो फोर्स है वो किधर लग गया, F प्लस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग गया। इस फोर्स को नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड
रीस्टोरिंग फोर्स जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया। कब प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि हमने इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के बाद एक रीस्टोरिंग फोर्स उसकी पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, यानी कि उसको फिर से वहीं पे लेके आ रहा है जहां पे वो ऑब्जेक्ट पहले से था। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, हालांकि लिखना बहुत ज्यादा यहां पे वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहां पे लिख सकते हैं कि इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if we displace the object from its equilibrium position, then a restoring force start acting on the body and it will, देखो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे एक्ट होगा ना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हमने दाहिने तरफ इसको डिस्प्लेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स बाएं तरफ प्रोड्यूस हुआ, एंड इट विल ब्रिंग बैक द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो डेफिनेशन तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, मेन इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए। यानी उस टाइप का इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। उस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे हमने माना कि ये कोई बॉल है, बाउल मतलब कोई जैसे बर्तन टाइप का है, ठीक है। और उस बाउल के अंदर हमने एक बॉल यहां पे रखा है, ये एक बॉल है। अब इस बॉल को जैसे ही हम यहां पे लेके आए, हम इसको मान लो डिस्प्लेस करके इस बॉल को यहां पे कर दिए। अब जैसे डिस्प्लेस करके यहां पे करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, क्या ये बॉल यहां पे रुक जाएगा अगर हम इसको यहां पे लाके छोड़ दे? तो नहीं, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इसको फिर से यहीं पे ला देगा जहां पे पहले था। हमने दाहिने तरफ डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट हमने डिस्प्लेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट होना शुरू हो गया? जस्ट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर बॉल को हम यहां पे लेके आ जाए, ये अगर एक्स हम इधर लेके आ जाए तो अब बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, और ये बॉल पहले से जहां पे थी वहीं पे आ जाएगी। तो आप इसमें एग्जांपल में ऐसा कह सकते हैं, एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि अ बॉल प्लेस्ड इन द बाउल, ठीक है ना। एक बॉल में एक बॉल रखा हुआ है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होता है। एक बात और, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन होती है। इस केस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। अगर अब इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा, मतलब अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आ गया।
तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे अभी। तो फिलहाल ये इसकी डेफिनेशंस थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है ना। ये छोटा सा हमने इसमें एग्जांपल दिया, देखा। और ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स वगैरह तो जहां भी जीरो होगा, जो भी नेट फोर्स होगा आपका क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, जीरो होगा। फोर्स जीरो मतलब आपका माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो होगा। माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, देखो डी यू बाई डी एक्स जीरो होने का क्या मतलब है, ये दो केस में डी यू बाई डी एक्स जीरो हो सकता है। या तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो, या तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो, मैक्सिमम हो। जैसे अगर मान लो कि u वर्सेस x का ऐसा कोई कर्व आपके सामने आ गया, इस टाइप का कोई कर्व आ गया, ठीक है। तो x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर हम बात करें, x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहां पे जैसे मान लो हमने x1 कह दिया, तो यहां पे जब आप स्लोप ड्रॉ करोगे ना, ये अब देखिए तो ये पैरेलल हो रहा है ना, तो आप बोलोगे यहां पे जो है वो आपका du बाई डी एक्स जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। दूसरा बात कि कर्व आपके सामने जरूरी नहीं है ना कि ऐसा ही है, हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का जो कर्व है आपको ऐसे आ जाए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे अगर x की इस पर्टिकुलर वैल्यू की हम बात करें, चलो हमने मान लिया इसको x2, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, यहां पे ये तो यहां भी पैरेलल हो जा रहा है ना, तो यहां भी स्लोप कितना है, du ओवर dx। यहाँ पे जो टेंजेंट है या फिर स्लोप है ये भी क्या है, यहाँ पे जीरो। तो स्लोप जीरो होने का मतलब ये हो गया कि जहां भी स्लोप जीरो है तो वहां पे या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप बोलोगे यार कि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। ये बात समझ में आई। तो इक्विलिब्रियम जहां भी होगा वहां या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल एनर्जी हम वहां पे इक्विलिब्रियम को क्लासिफाई करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो इक्विलिब्रियम आपका कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में कि अगर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है। तो ग्राफ में अगर आपको रैंडम ग्राफ दिखा दिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन हम आखिर का एक्चुअली बाद में लेंगे, अभी फिलहाल नहीं लेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। ये आपका है u वर्सेस ये x का ग्राफ है, ठीक है। हम बोले कि बताओ इक्विलिब्रियम कहां कहां पे है, तो आप बोलोगे यार कि इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा, उसी पोजीशन पे होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे स्लोप आपका जीरो होगा। तो आप बोलोगे यार कि एक देखो, एक तो यहां पे जो है ये वैल्यू हम मान ले x1, यहां पर स्लोप जीरो है, यहां पे आपका जो du ओवर dx है वो कितना है, जीरो है। दूसरा ये कुछ ना कुछ रहा होगा ना पोजीशन, इसको हमने मान लिया x2। आप बोलोगे यार कि एक तो यहां पे जीरो है, du ओवर dx, यहां पे जीरो है, समझ में आया। तो दो जगह पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन हमने बोला कि जब भी आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होनी चाहिए। तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो मैक्सिमम है, आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज मिनिमम। तो अगर हम बात करेंगे बताओ इक्विलिब्रियम स्टेबल कहां पे है, तो आप बोलोगे यार कि x1 के अबाउट जो है, x2 के अबाउट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप बोलोगे कि अबाउट x2, ठीक है ना, कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, जहां भी आपका मिनिमा बनता है ना, जहां भी आपका मिनिमा बनेगा, अगर आपका मिनिमा बन गया तो फिर यहां पे जो जैसे डी बाई डी एक्स यहां पे जीरो है, ठीक है, डी बाई डी एक्स यहां पे क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मतलब कि इसके बाद हम स्लोप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप स्लोप देखेंगे ना तो ये आपका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। समझ में देख के लग भी रहा है टेंजेंट को, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल बन रहा है।
x1 भी देखिए डी बाई डी एक्स 0 है, लेकिन d2u बाई डी एक्स अगर यहां पे निकालें, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर यहां पे अगर आप निकालेंगे तो आप बोलोगे यार कि जस्ट इसके बाद हमें स्लोप देखना है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है वो एक्यूट बनेगा। एंगल हम किससे लेते हैं? तो एंगल तो प्लस एक्स के साथ लेते हैं ना स्लोप को कैलकुलेट करते वक्त। तो अब देखिए ये आपका हो गया प्लस एक्स जस्ट इधर, तो ये आप देखेंगे एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? एक्यूट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा आ गया? आपका नेगेटिव आ गया। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे ये सब चीजें हम लोग थोड़ा इसका यूज हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा ग्राफ को देख लिया जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे था और यहां से चलो हम इधर लेके गए, ये हम लेके गए x प्लस की तरफ। स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो अब लोग यार कि प्लस x की तरफ ले गया है ना, तो उसमें जो फोर्स लगा होगा वो किधर लगा होगा? अब लोग F जो लगा होगा वो नेगेटिव माइनस की तरफ लगा होगा, ठीक है। अगर हम इसको माइनस x की तरफ ले जाते तब क्या होता? x माइनस की तरफ ले जाते, उस केस में आप बोलोगे तब तो फोर्स जो होगा वो किधर लगता? F प्लस, यानी इधर लगता, पॉजिटिव की तरफ लगता, ठीक है। अब F बराबर हमने देखा है अभी रिलेशन F बराबर माइनस du ओवर dx। हम आपसे बोलेंगे ठीक है फोर्स वर्सेस पोजीशन के बीच में आप थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर दो, और इसके लिए हम इसी एक्सिस वगैरह में जो कि ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। इस वाले एक्सिस पे हमने ले लिया फोर्स, ठीक है। इधर हमने क्या ले लिया? पोजीशन, जो भी आपका एक्स है। लेफ्ट की तरफ हम देखते हैं, सॉरी यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें ताकि एक बाउंड्री मिल जाए ग्राफ की हमें, ठीक है। अब बताओ लेफ्ट की तरफ फोर्स क्या है? ये जो लाइन है, ये रेफरेंस लाइन हमने ले रखा है, ये जो लाइन है ना, ये आपका हो गया रेफरेंस लाइन, और ये पॉइंट ओ है ना, तो ओ इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी इसी के अबाउट ये क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। तो लेफ्ट की तरफ आप बोलोगे फोर्स पॉजिटिव है। ये फोर्स पॉजिटिव कब आएगा? ये फोर्स पॉजिटिव तब आएगा, ये फोर्स पॉजिटिव कब आएगा? अब बोलोगे यार कि अगर फोर्स वर्सेस एक्स के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ फोर्स जो है वो प्लस में है, तो ठीक है, ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस है, तो हमने बोला कि फोर्स जो होगा वो क्या है? आपका पॉजिटिव है, ओके। इधर इस लाइन के दाहिने फोर्स नेगेटिव है ना, तो आप बोलोगे इसके नीचे फोर्स हमको लेना पड़ेगा, तो फोर्स हमने क्या किया? नेगेटिव ले लिया ऐसे नीचे की तरफ। तो ग्राफ आपका ऐसे या फिर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका शेप स्ट्रेट लाइन ही हो। तो ग्राफ हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये जो ग्राफ है किसका है? ये फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, ठीक है। जब हम बात करेंगे, ठीक है, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। व्हाट अबाउट द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए, सॉरी, यहां पे आप देखेंगे तो लेफ्ट में फोर्स आपका पॉजिटिव है। फोर्स आपका पॉजिटिव कब होगा? जब du बाई डी एक्स नेगेटिव है। अब आप सोचिए ना, ये F पॉजिटिव कब होगा? क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ है। अगर du बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो F क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे है कि F जो है पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि जो du ओवर dx है ना, ये कैसा होना पड़ेगा इसको? नेगेटिव। du ओवर dx नेगेटिव होने का ये मतलब हो गया कि जो u है ना, वो पोजीशन के साथ साथ डिक्रीज करेगा, यानी ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनेगा। तो आप बोलोगे इसके इधर अगर हम देखें, इधर इस लाइन के लेफ्ट में आप देखेंगे फोर्स पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव का मतलब du ओवर dx नेगेटिव होगा, तो ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनेगा, ठीक है, डिक्रीज हो गया। दूसरा, आप इधर देखेंगे तो फोर्स नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव मतलब du ओवर dx जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर फोर्स आपका नेगेटिव है, फोर्स आपका नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो du ओवर dx होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। du ओवर dx पॉजिटिव होने का मतलब कि x के साथ साथ जो u की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। तो यहां से जो ग्राफ होगा इधर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, तो ग्राफ कुछ ये
ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसके किसके बीच का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इस पे हमने क्या ले रखा था, पोजीशन। अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, नहीं, हालांकि हमको इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था अलग से, लेकिन आप समझिए बेसिकली हम यहाँ पे आपको शेप दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और जस्ट इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ में अगर आप कोई एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है ऐसे, दिस वन इज द सिंपल पेंडुलम, ये आपका m मास का है, l इसकी लंबाई है। ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 कैसे है, तो अब लोग यार किसका, mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है, साथ ही साथ इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो T बराबर किसके है, mg के बराबर। तो फोर्स तो आपस में बैलेंस है ना, नेट फोर्स 0 है, तो ये किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब हमें ये पता करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां लेके आए। ठीक है, ये आपका बॉब यहां पे आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। ये एंगल आपका हो गया थीटा, तो फोर्सेस वगैरह दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। तो अगर ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा हो जाएगा। ये mg है तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा और दूसरा कंपोनेंट जस्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें टेंशन कुछ ना कुछ जनरेट होगा ही होगा, टेंशन कुछ ना कुछ इसमें जनरेट होगा, उसको हम टी डैश मान लें। तो एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो टी डैश है और ये जो mg cos थीटा, ये तो आपस में बैलेंस हो गए, लेकिन ये जो mg sin थीटा है ना, ये mg sin थीटा क्या करेगा, ये अपने आप डेवलप हुआ है, अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, ये इसको फिर से वहीं पे लाने की कोशिश करेगा जहां पे बॉल पहले था। तो आप देखेंगे जैसे हम इसको दाहिने ले गए, mg sin थीटा एक फोर्स डेवलप हुआ एंड द डायरेक्शन ऑफ mg sin थीटा इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पोजीशन। तो ये mg sin थीटा इसको इनिशियल पोजीशन की तरफ लेके आएगा। ऐसे अगर हम इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करते तो mg sin थीटा इधर एक्ट होता। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, तो आप बोलोगे यार दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे सीन हैं। ये सारी चीजें वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में बताई जाती हैं काफी। यहाँ पे तो फिर एक हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जस्ट उसका उल्टा है, यानी कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स इसमें आपको मिलेगा नहीं। यानी कहने का मतलब कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर दें। ओके, इस पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस किए, बॉल यहां पे आई। अब होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है ना, हमने प्लस की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो इसमें जो प्रोड्यूस फोर्स होगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे थोड़ी आएगा। चलो हमने मान लिया ना कि ये कोई रेफरेंस लाइन है जिसके अबाउट हम डिस्प्लेस करके एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे जब हमने इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस किया, इसी बॉल को ये डिस्प्लेस किया लेफ्ट में x, यानी x माइनस लिख रहे हैं, x माइनस का मतलब कि नेगेटिव x की तरफ डिस्प्लेस किया। यहां पर जो फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ये बॉल क्या कर जाएगा, भाग जाएगा। यानी ये कोई चांस ही नहीं है कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये वापस लौट के भी आए। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी भले ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें अगर हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करें तो पहले तो ये बात समझिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे भले ही अनस्टेबल है, लेकिन शब्द जैसे लग गया ना इक्विलिब्रियम, तो यहां पर भी वही चीजें हैं। यहां पर भी जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। फोर्स 0 मतलब कि जो du/dx होगा ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि स्लोप क्या होगा, 0। ठीक है, स्लोप 0 तो होगा ही। स्लोप 0 होने के साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। ये बात आप याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी,
पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। और जब भी मैक्सिमम होता है तो आप देखते हैं, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, यानी कि d2u ओवर dx स्क्वायर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कि ये इस टाइप का है कर्व, ये कर्व किसका है, u वर्सेस हमने x का कर्व ले रखा है। हम आपसे बोले कि बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे है। अब बोलोगे यार कि इक्विलिब्रियम के लिए जो पहली कंडीशन है वो हमारी पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि du बाई dx, यानी कि f जिसकी हम बात करते हैं du बाई dx, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो du बाई dx 0 यानी स्लोप 0 तो यहीं पे है, ये x की वैल्यू हमने मान लिया x1, तो यहां पे जो स्लोप है वो 0 है। यहां पे क्या है, du बाई dx जो है वो 0 है। दूसरी कंडीशन कि जो d स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, तो वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो अब बोलोगे यार कि यहाँ पे दिख तो रहा है, इसके जस्ट बाद अगर स्लोप वगैरह हम डालें तो नेगेटिव ही आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो जब भी बात होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये सारी कंडीशंस होती हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है, आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये पोटेंशियल एनर्जी का कैसा मिलना चाहिए आपको, मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा ग्राफ वगैरह के बारे में देख लें। तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो वही है, ये रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे बना रखी है, दिस इज रेफरेंस लाइन जिसके अबाउट हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम दाहिने लेके गए यानी x प्लस की तरफ। तो आप बोलोगे यार दाहिने लेके गए तो जो फोर्स जो इसमें डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो भी इधर ही हो गया प्लस की तरफ। और इसको जब बाएं लेके गए हम, लेफ्ट की तरफ जब हमने डिस्प्लेस किया, तो जो फोर्स है वो किधर हो गया, क्या फोर्स जो है वो भी नेगेटिव हो गया। दूसरा, हम फोर्स वर्सेस F वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करें। अब लोग आसान है, इस लाइन के लेफ्ट में फोर्स जो है वो आपका नेगेटिव है ना, तो चलो ये आपका ओरिजिन है फोर्स वर्सेस x के ग्राफ का। तो आप बोलोगे यार कि इस लाइन के लेफ्ट में आप देखेंगे फोर्स नेगेटिव है, मतलब जो पॉइंट होगा वो किधर मिलेगा, हमें नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगा। दूसरा, इधर आप देखेंगे तो फोर्स पॉजिटिव है, यानी पॉइंट कहां मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये शेप जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन भी हो, हमने रैंडमली ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें, u वर्सेस, और इधर क्या हो गया आपका x, ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप वही वाला रिलेशन हम फिर से यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, f इज इक्वल्स टू माइनस du ओवर dx। ठीक है, अब आप देखिए इधर जो है फोर्स आपका नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव होने का मतलब du बाई dx क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे जो ग्राफ है ना u वर्सेस x का, du बाई dx पॉजिटिव का मतलब, ध्यान से पहले यहाँ पे ये देखिए, इधर आपका फोर्स नेगेटिव है ना, फोर्स नेगेटिव कब होगा, जब du बाई dx आपका पॉजिटिव होगा। यानी du बाई dx पॉजिटिव होने का मतलब du ओवर dx, ये पॉजिटिव होने का यही मतलब हुआ कि u जो है आपका इंक्रीज करेगा x के साथ। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इधर आपका जो है फोर्स आपका पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव कब आएगा, जब du बाई dx कैसा हो आपका, नेगेटिव हो। तो आप बोल सकते हैं यार कि du बाई dx नेगेटिव होने का ये मतलब हुआ कि u डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पे du ओवर dx, इसके नेगेटिव होने का ये मतलब हुआ कि जो u होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इस वाले हिस्से में u जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आप, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम थी, तो यहां पे इक्विलिब्रियम तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी 0 है, आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, वो मैक्सिमम निकल के आई है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालें, यानी कि d2u बाई dx स्क्वायर, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव। आप यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव निकल के आएगा डबल डेरिवेटिव u वर्सेस x का। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है
कि आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता। साथ ही साथ जब आप डिस्प्लेस करते हैं ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और वो बढ़ती ही जाती है, फिर सॉरी बढ़ती नहीं है, घटती है, क्योंकि शुरू में ही ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है शुरू में ही, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास क्या है, मिनिमम है। तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कैसी है, पहले से ही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम है, सॉरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो कैसी रही होगी, मैक्सिमम रही होगी। एक बात और याद रखिएगा, हर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहना चाहता है। इस पेन को अगर हम छोड़े ना तो नीचे की तरफ भागेगा, क्यों? क्योंकि अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कुछ ना कुछ है, चूंकि ग्राउंड से हाइट कुछ ना कुछ है। जब छोड़ेंगे तो नीचे भागेगा ग्राउंड की तरफ, और ग्राउंड की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी मतलब घटते घटते कभी ना तो जीरो होगी, और जीरो होगी मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ में आप? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जरा ये ग्राफ वगैरह तो हमने देख लिया, ये चीजें बेहतर तरीके से तब और क्लियर होंगी जब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, बेसिक बस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ऐसे सोचिए कि अगर एक इन्वर्टेड बाउल है आपके सामने, जैसे ये कोई इन्वर्टेड बाउल है, हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये चुपचाप ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आप बोलोगे यार किसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कैसे जीरो? तो आप बोलोगे यार कि mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, साथ ही साथ इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक एक्ट होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg, ये दोनों फोर्स बैलेंस है। नेट फोर्स जीरो मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। अब सवाल ये उठता है कि स्टेबल या अनस्टेबल, तो इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं ना। इसको आप डिस्प्लेस जैसे ही करेंगे तो हमने माना कि डिस्प्लेस हम करके इसको यहां पे लेके आए, ये बॉल यहां पे आ गया। अब होगा क्या, जे एंगल मान लेते हैं थीटा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन अब भी इधर एक्ट होगा, ठीक है। जे अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। mg के दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस विल बी mg cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। एक बात अब ध्यान से आप समझिएगा, बताओ mg साइन थीटा पहले इसके पास था क्या? नहीं था। पहले इसके पास mg था जो कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया था, नेट फोर्स जीरो था। लेकिन जैसे हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ना, तो देखिए अब भी ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। ये जो नॉर्मल है ना, ये mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। बचा कौन? आप बोलोगे mg sin थीटा बचा रह गया। ये mg sin थीटा क्या करेगा, इसको लेके भाग जाएगा अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स होता तो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके जाता, और उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, इट विल टेक दिस बॉल अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ही नहीं पाता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कुछ खास नहीं है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जैसे हमने मान लिया कोई ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, जी ब्लॉक m मास का कोई ब्लॉक है, हमें बताओ नेट फोर्स कितना है इस पे? तो आप बोलोगे यार mg नीचे की तरफ, ये नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो n बराबर mg। यहां पे जो नेट फोर्स है वो कितना है इस पोजीशन में? जीरो है, जब ये यहां पे था। इसको चलो डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करके इसको यहां पे लेके आ गए, इसी m को लाके छोड़ दिया हमने। आप बोलोगे जैसे लाके आप छोड़ोगे ना, तो पूरी कहानी तो अब भी वही है, mg नीचे
कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यानी नेट फोर्स अब भी 0 है। कोई फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ नहीं है जो कि इसको फिर से वहीं पे लेके आ जाए जहां पे पहले था। क्या होगा जब लेफ्ट में लेके आए? बोलो कुछ तो नहीं होगा, यहां भी वही हाल होगा जो उधर है। ये आपका हो गया mg, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन, यहां भी जो फोर्स है वो क्या है? 0। अच्छा, फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये फोर्स अगर 0 है इसका मतलब कि du ओवर dx की वैल्यू क्या है? 0। अगर du बाई dx 0 है, इस केस में क्या होता है? d2u बाई dx स्क्वायर भी 0 होता है। समझ में आया? तो अगर, हालांकि इसमें क्या ही ग्राफ बनेगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही रैंडमली हम देखना चाहें तो देखो यहां पर भी फोर्स 0, जब यहां पे आया तो यहां पर भी फोर्स 0, ये प्लस एक्स में हम लेके गए हैं एक्स प्लस की तरफ। जब यहां पे आया यानी एक्स माइनस की तरफ हम लेके आए, यहां पर भी फोर्स क्या है? 0। अगर हम फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका हो गया फोर्स, इस पे हमने ले लिया पोजीशन। आप बोलोगे 0 है हर जगह, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें तो आप बोलोगे यार कि ग्राफ जो होगा वो 0 होगा, ऐसे इसी पे होगा। ठीक है, फोर्स वर्सेस पोजीशन के ग्राफ में क्या है? फोर्स 0 है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, फोर्स 0 है मतलब डी बाई डी एक्स 0 है और d2u बाई डी एक्स स्क्वायर भी 0 है। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि होगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, ये बात आप याद रखिएगा, तभी तो स्लोप 0 होगा ना। तो ये हो गया u वर्सेस x का ग्राफ। ठीक है, du बाई डी एक्स 0, इसका मतलब कि u जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो वही था एग्जाम्पल, यही वाला आप कह सकते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे कई जगह आपने देखा होगा ना कि एग्जाम्पल में ऐसे भी कुछ दिखाता है कि ये आपका एक कोन है, कोन अगर ऐसे रखा हुआ है तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अगर ऐसे रखा हुआ है, बेस नीचे इसका, तो ये आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोन अगर ऐसे है, इन्वर्टेड है, ये अगर है ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ना फटाक से गिर जाएगा जी, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और कोन अगर ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे ग्राउंड पे, तो ये आपका क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो हालांकि सवाल यहां से थोड़ी आता, जो मेन हमारा रिलेशन है, जो ग्राफ है, और ग्राफ में बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको इक्विलिब्रियम पता करना है तो वहां पे आपको देखना होगा du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, स्लोप 0 होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। स्लोप 0 है अगर, तो या तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा बन रहा होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बन रहा होगा। अगर मिनिमा बन रहा है तो वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर मैक्सिमा बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी का तो वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमा के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बाकी की बातें, ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज आप उसे यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू।